requirement engineering process variability. So as we have discussed so far that for any process चाहे वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस हो, तो हमने देखा कि हम हर तरीके से प्रोजेक्ट के लिए हम जो है वो एक सेम प्रोसेस जो है हम अप्लाई नहीं करते. सो देयर इज़ वेरिएबिलिटी डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स. जैसे कि हमने देखा कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसकी नेचर को देखते हुए, प्रोजेक्ट के साइज़ को देखते हुए, कस्टमर की प्रेफरेंस को देखते हुए, कस्टमर के बजट को देखते हुए, टाइम टू मार्केट को देखते हुए, कस्टमर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, तो ये सारे हमने देखा कि हमें स्कोप, टाइम, कॉस्ट, रिस्क, रिसोर्सेज, क्वालिटी, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हम प्रोसेस को डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस लेके चलना है और कौन सा प्रोसेस लेके नहीं चला जा सकता. दूसरा अगर हम देखें तो बहुत सारे ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, तो या फिर एक ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो है वो प्रोसेसेस जो है वो फॉलो किए जा रहे होते हैं. तो अगर हम देखें तो हमने जैसे कि कुछ हद तक तो हमने कुछ फैक्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक डिफरेंट कैटेगरीज हम देखेंगे वेरिएबिलिटी फैक्टर्स की कि किस तरीके से प्रोसेस वेरिएबिलिटी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रोसेस वेरिएबिलिटी के हवाले से कि कैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज़ समझने वाली ये है कि हमारे पास अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस अगर हम किसी एक सिंपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे, एक्सपर्ट जजमेंट की बेस पे हम जो है वो एक प्रोसेस जो है वो एक एडहॉक प्रोसेस जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. मगर जहाँ पे हमारे पास नीड थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ पे जहाँ पे हम सिस्टमेटिक प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एनालिसिस मेथडोलॉजी जो है वो होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो ह्यूमन जजमेंट भी बेशक शामिल होगी, पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे इन्वॉल्व होंगे, मगर एक रिगरस जो है वो प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की हमें ज़रूरत होगी जितनी नीड कॉम्प्लेक्स होगी. और अगर नीड सिंपल है तो हमने देखा कि फिर हम कुछ हद तक जो है वो एक ऐसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं जो कि एक वाटरफॉल की तरह हो, लीनियर सिक्वेंशियल हो, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. तो जहाँ हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम लीनियर सीक्वेंशियल वे में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो करें. तो वहाँ पे ज़रूरी है कि हम जो है वो कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को हम जो है वो इन्वॉल्व रखें और इसको हम एक आइटरेटिव वे में जो है वो फॉलो करें, रादर देन कि हम उसको लीनियर सीक्वेंशियल लेकर चलें. So there are various variability factors. Among those we have these four variability factors. So अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो वेरिएबिलिटी फैक्टर्स हैं वो मेनली अगर हम देखें तो डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है उसमें हम देखें कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, आइदर वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के लिए फिर हमने जो है वो देखा था कि हम प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है रूट कॉज एनालिसिस करते हैं. हम वो फिश बोन डायग्राम की तरफ जा सकते हैं, ऑल्सो नोन एज दी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर जब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता लगती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन पता लगती है, तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं. उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबिलिटी फैक्टर्स हैं, तो वो वेरिएबिलिटी फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबिलिटी फैक्टर्स जो है वो एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें देखने को मिलें और कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो कोई एक सिंगल हमें वेरिएबिलिटी फैक्टर दिखे. तो इसी वजह से हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास जो हमने बात की थी कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस को हम फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो हम देखें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉलो करते हैं. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोसेस को एज इट इज़ जो है वो फॉलो किया जाए. तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस किसी वेरिएबिलिटी फैक्टर्स की वजह से जो उन प्रोसेसेस को टेलर करती हैं अपने हिसाब से और उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करती, बल्कि उसके अंदर कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करके उसको फॉलो कर रही होती हैं. तो कुछ वेरिएबिलिटी फैक्टर्स में जैसे कि हमारे पास टेक्निकल मैच्योरिटी भी आती है. अब टेक्निकल मैच्योरिटी से मुराद हमारे पास क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के तहत जो है वहाँ पे काम हो रहे होते हैं. तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था, चाहे वो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ के जो है वो पाबंद हो या वो उस चीज़ के उनके कोई ख़ास टेक्नोलॉजी या ख़ास मेथडोलॉजी या मेथड्स फॉलो होते हों. तो हमें वहाँ पे अगर हम देखें तो हम बाउंड हैं कि हमें उसी चीज़ को फॉलो करते हुए चीज़ बनानी है.
साथ ही साथ हमारे पास डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो अगर एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेट्स से इंजीनियरिंग और मैनेजरियल डिसिप्लिन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हम देखें तो इन्हीं के साथ डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो लोग इसमें शामिल हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो स्टेक होल्डर शामिल हैं, उनको देखते हुए जितने ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, और उसके हिसाब से फिर हमें जो है वो प्रोसेस को टेलर करना होगा या प्रोसेसेस को चूज़ करना होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के ऊपर पड़ता है कि हमारे पास अगर हम देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है, वहाँ पे जो काम करने के जो तरीक़ेकार हैं वो बिल्कुल जो है वो बिज़नेस या टेक्निकल प्रोसेस हों, कोई भी प्रोसेस हों, तो वहाँ पे एक अपना काम करने का तरीक़ेकार होता है। सो वी कैन से कि द शेप ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की शेप है, मतलब ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके से काम की नौइयत है उसके हिसाब से भी हमें बहुत हद तक जो है वो अपने प्रोसेसेस को टेलर करना होता है। तो अगर कोई कहीं पे लेट सपोज़ हमारे पास हम देखें कहीं पे कोई इस तरह के इदारे के लिए आप जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे आप बार जाके जो है वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड इलाका है और वहाँ पे आपको पहले बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लेके फिर जाना पड़ता है, तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। या फिर कहीं पे हो सकता है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे जो है वो फौरी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर उनके जो ख़ास जो है वो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं आपको उनका ख्याल रखना है, या फिर आपके अपने जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेक्निकल प्रोसेसेस के कुछ तरीक़ेकार हैं तो आप उनके मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वेरिएबिलिटी फैक्टर्स हैं, और इन तमाम फैक्टर्स में जो सबसे अहम फैक्टर है वो है एप्लीकेशन डोमेन, कि हमारे पास हमें जो डिफरेंट डोमेन है, डोमेन के लिए जिन डोमेन्स के लिए हम जो है वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस पे या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस पे, कि हम उसके हिसाब से चूज़ करते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हमने कहा कि उसमें रिक्वायर्ड हैं। लेट सपोज़ अगर हम देखें कि एक बेसिक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा तो वो प्रोसेस हम जो है वो एक मिशन क्रिटिकल सिस्टम में नहीं वही प्रोसेस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो है किसी न किसी जान और माल का ख़तरा भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। लेट सपोज़ अगर कोई एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसकी कंट्रोलिंग के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो जो है ज़्यादा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसको जो है वो उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को आपको जो है बहुत प्रॉपर्ली जो है वो देखना होगा, फॉलो करना होगा, ताकि उसके अंदर उसको जब तक सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आपने सेफ्टी रिक्वायरमेंट के ऊपर सही से काम नहीं किया होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर हम देखें कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डोमेन्स की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है और उसके हिसाब से ही हमें काम करना होता है। लेट सपोज़ आप इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, वहाँ उसके हिसाब से प्रोसेसेस को सेलेक्ट करना है। बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल अलग तरीके का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरीके से अगर आपको बैंकिंग सॉल्यूशन बनाना है, उसी तरीके से आपको कोई बिल्कुल सिंपल सा कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो तमाम अगर हम देखें तो एप्लीकेशन डोमेन पे हमारे पास बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एप्लीकेशन डोमेन है उसके हिसाब से ही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होना चाहिए। मज़ीद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हमारे पास अगर हम देखें तो एक ओवरऑल प्रोसेस जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। इसको अगर हम देखें तो इसमें जो बुनियादी जो दो चीज़ें हैं कि जो अगर हम देखें जो शुरुआत एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो शुरू होती है तो वो दो चीज़ें हैं कि या तो हमारे पास एक कि कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर कहीं पे चल रहा हो या कोई एग्जिस्टिंग काम कहीं पे चल रहा है और वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम दरपेश आ रही है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो अब वो अपने जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो अब लेट सपोज़ अगर आप किसी प्रॉब्लम एक ख़ास प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाह रहे हैं, चाहे वो कहीं पे कोई पहले से मैनुअल काम चल रहा है या कोई ऑटोमेटिक काम चल रहा है या किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड आप जो है वो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो एक तो ये आप इसके तहत आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और उनसे जो है वो आप उनकी रिक्वायरमेंट लेना शुरू करते हैं। दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि हम देखते हैं
कि मार्केट में कहाँ पे जो है वो गैप है, तो हम जो है वो थोड़ा सा गैप एनालिसिस करके हम जो है वो देखते हैं कि कहाँ हम जो है वो मज़ीद नीड क्रिएट कर सकते हैं। तो अक्सर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको नीड और उनकी वांट्स हम उनसे मालूम करके एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, और कभी कभार हम एक न्यू आइडिया के साथ आते हैं और एक नीड को जनरेट करते हैं या वांट्स को जनरेट करते हैं। तो और ताकि वो हम अगर हम एक बेहतरीन आइडिया के साथ जाते हैं तो वो एक फिर नॉर्म बन जाता है, और फिर वो जो शुरू में तो वो एक जितने भी स्टेक होल्डर, जितने भी कस्टमर्स हैं या यूज़र्स जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनके लिए वो वांट्स होती हैं, मगर एक वक्त आता है कि वो उनके लिए फिर नीड बन जाती है, फिर उसके बगैर मतलब वो उनके लिए अहम तरीन बिज़नेस गोल्स हो जाते हैं, और उसके अंदर वो फिर मज़ीद जो है रिफाइनमेंट करवा सकते हैं। तो हमने देखा कि दो तरीके से हमारे पास जो है वो शुरुआत हो सकती है। एक तो ये कि आपके पास पहले से प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है और आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप एक नए आइडिया के साथ जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपने जो है वो ख़ुद से जो है वो देखना है कि नीड क्या हो सकती है और किस तरीके से एक नीड को जनरेट किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें हैं कि हमारे पास हमने देखा कि या तो एग्जिस्टिंग, अगर हमारे पास पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो तो उस पर हम काम करें, या दूसरा हम ख़ुद से एक जो है वो नीड को क्रिएट कर दें कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सकता है। तो आप जो है वो डिफरेंट डोमेन पे जो है वो के लिए जो है वो एप्लीकेशन बना के आप टारगेट कर सकते हैं कि आप देखें कि वहाँ पे किस तरीके से किसी के बिज़नेस प्रोसेसेस को बेहतर बना के उनको जो है वो बेहतर जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप जो है काम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो शुरुआत है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की वो किससे होगी, प्रॉब्लम से, चाहे वो प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट करती हो या फिर वो प्रॉब्लम आप खुद से देखेंगे कि हम एक न्यू आइडिया के साथ जब आते हैं तो हम उसमें खुद से एक नीड को जनरेट करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक शुरुआत होती है। और अगर हम देखें तो इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस का इन जनरल टर्म्स के इसका जो एंड होगा वो एंड कैसे होगा कि हम इस नीड के साथ फिर हम देखेंगे कि इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हम क्या ऐसी फंक्शनैलिटी जो है वो सिस्टम में रखेंगे, या कौन सी ऐसी ओवरऑल रिक्वायरमेंट या फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस। तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो हम इन जनरल टर्म्स हम कह सकते हैं कि हम इस चीज़ की एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इस पे एंड अप होंगे कि ओवरऑल जो है वो एक सिस्टम का जो है एक्सटर्नल बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड, तो इसके ऊपर हमने शुरू में भी पहले बात हम इसके ऊपर कर चुके हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नल बिहेवियर। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है वो ज़्यादातर उसका जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर होता है, वो ज़्यादातर इमर्जेंट बिहेवियर की शुरू में बात नहीं करता। मगर अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत हद तक जो है उसके अंदर इमर्जेंट बिहेवियर की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो हमें जहां हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहीं पर ही हमारे पास उसकी सपोर्टिंग जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उनका ख्याल भी रखना होता है। तो हम किसी न किसी तहत हमने देखा कि हम प्रॉब्लम से शुरू होंगे और एंड अप होंगे इन दी डिस्क्रिप्शन कि हमें करना क्या है, ताकि हम जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमें पता लग जाए कि हाँ कि हमें ये डिस्क्रिप्शन है और हमें इसको फुलफ़िल करना है, तो फिर ताकि हम आगे मज़ीद प्लानिंग करें और प्लानिंग करके फिर मज़ीद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। तो मज़ीद अगर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर अगर हम देखें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जैसे जैसे हम जो है इसको कंटिन्यूली हम इसको करते जाएंगे तो हमारे पास उतना ही हम रिक्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास, जैसे कि हमने देखा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है बहुत अहम फेज़ है। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के हिसाब से उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो तमाम रिक्वायरमेंट्स को हम एक साथ जो है वो फुलफ़िल हो सकता है कि ना कर सकते हो। तो हम किस तरीके से हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर हम जब एक फेज़ पे हम कंटिन्यूस प्रोसेस पे हम चलेंगे तो किस तरीके से हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो उसको हम स्पेसिफाई करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, देन दोबारा से नेगोशिएट करेंगे, और ये कंटिन्यूस साइकिल है जो कि चलती रहेगी, जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद जो है वो
रिफ़ाइन करते रहेंगे और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें मज़ीद जो है वो किस तरीके से आगे काम करना है। तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा शुरुआत किसी न किसी प्रॉब्लम से होगी, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशनल नीड के हिसाब से, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और जितनी हमने अभी वेरिएबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर बात की, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को टेलर करते हैं। तो ये जो टेलरिंग प्रोसेस है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का, या हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को जो हम टेलर कर रहे होते हैं, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम बिल्कुल माइनर सी टेलरिंग कर रहे हैं कि हमारे पास किसी फेज़ में एक छोटी सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमने जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं हम पूरे फेज़ के ऊपर भी चेंज कर रहे होते हैं, हम किसी एक फेज़ को के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो मेजर टेलरिंग जो है वो कहलाएगी। तो हमें अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को बार बार हमें जो है वो अपने याद दहानी में रखना होता है कि हमारे पास कोई भी एक आइडियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं है, या कोई एक आइडियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो एक बड़ा जो प्रॉब्लम था, उसकी एक जो सबसे अहम वजह थी वो यही थी कि हम हर प्रोजेक्ट को एक सेम प्रोसेस के थ्रू डील कर रहे थे। तो जैसे कि आपके पास हर मर्ज़ की एक ही दवा नहीं होती, हर मर्ज़ के लिए एक अलग अलग दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मर्ज़ के आपका जो मर्ज़ है वो क्या है, तो उसी तरीके से हमारे पास जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को देखते हुए हम जो है वो हम प्रपोज़ करें कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस जो है वो बेहतर होगा। जिस तरह से हमने तमाम चीज़ें जो है वो वेरिएबिलिटी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, वो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू मार्केट, बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड सो ऑन। तो वो तमाम चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना, और फिर उसके बाद हम कहें कि हाँ ये प्रोसेस इस प्रॉब्लम डोमेन के लिए जो है वो, इस प्रॉब्लम के लिए, स्टेटमेंट के लिए जो है वो बेहतर है। मज़ीद अगर हम देखें तो हमने अगर हम ओवरऑल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमारे पास जो दो मेन हम कह सकते हैं कि फेजेज़ हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो सबसे अहम फ़ेज़ है वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फ़ेज़ के अंदर भी जो सबसे मेन टास्क हैं, वो जो मेन टास्क हैं वो है प्रॉब्लम एनालिसिस और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम सही से प्रॉब्लम को फोकस नहीं कर पाएंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम दरअसल है क्या, तो जाहिर सी बात है हम उसको गलत तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, गलत तरीके से स्पेसिफाई करेंगे तो आगे तमाम चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें गलत ही होती चली जाएंगी। तो हमने जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो ऐसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उसके अंदर डिटेल में इसको जो है डिस्कस किया हुआ है। तो इन अ नटशेल अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन है, रिक्वायरमेंट को गैदर करने से पहले या रिक्वायरमेंट गैदर करने में ही अगर हम देखें तो हमारे इसका जो इनिशियल फेज़ है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन का, उसमें हमें चाहिए कि हम देखें कि इस काम को करने की एक तो फिजिबिलिटी क्या है, इसकी ओवरऑल हाई लेवल रिक्वायरमेंट को सुनते ही, प्रॉब्लम को सुनते हुए हम जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर सकते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है हमें बात करनी भी है या नहीं करनी। देन हम अगर इसके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ हद तक फिजिबिलिटी है, तो हमने देखा कि हम मज़ीद जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखते हैं, इंटरव्यू करते हैं जो है, या तो हम जो है वो इशिकावा जो हमारे पास फिश बोन डायग्राम है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम चीज़ों के हिसाब से हम जो है वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर कर क्या रहे होते हैं, सिंपल एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कि हम इस प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस के ऊपर एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर क्रिटिकली सोच रहे होते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, आया ये प्रॉब्लम क्यों आई या क्यों पेश आई। तो इस वजह से हम ये डिफ़ाइन कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट पे हम क्यों काम कर रहे हैं, ताकि हमें जब तक क्यों नहीं पता होगा तब तक हम क्या पे नहीं जा सकते, और जब तक हमें क्या नहीं पता होगा तब तक हम कैसे पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमें क्यों डिफ़ाइन करना है कि वाई वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, या फिर वाई दिस प्रॉब्लम अराइज, ये किस तरीके से ये क्यों ये प्रॉब्लम जो है वो आई। तो जैसे कि हमने इन नटशेल हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी की वजह पता लग जाए तो हम उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो है वो टेम्प्रेरी इलाज तो कर सकते हैं, या किसी तरीके से हम हो सकता है कि हम गलत दवा कर रहे हों, गलत उसका जो है वो इलाज कर रहे हों। तो हमने देखा सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, प्रॉब्लम एनालिसिस, कि हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को
एनालाइज करना, उसको समझना, उसके ऊपर क्रिटिकली उसके बारे में सोचना, उससे रिलेटेड तमाम लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स उनको मद्देनज़र रखना। उसके अलावा इन तमाम चीज़ों के साथ ही साथ हम जब बार बार नेगोशिएट करेंगे, बार बार हम जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और इंटरव्यूइंग करते रहेंगे, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपैंड होती चली जाएगी। हमारे पास जो एक प्रॉब्लम का जो दायरा है वो हमारे लिए खुलता चले जाएगा। और फिर मज़ीद हम जो है वो देखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस के हिसाब से या कुछ कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से या फिर कुछ रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आ रही होंगी, तो वो एक इस तरीके से आ रही होंगी कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक बिल्कुल अलग बात भी हो सकता है कर रहे हों। तो हम वहाँ पे जो है वो सामने चीज़ों को रखते हुए हम जो है वो ट्रेड ऑफ की बात करेंगे। हम देखेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखें, आपकी जो प्रॉब्लम है, अब दो चीज़ें अगर हमारे पास सामने आ रही हैं, तो या तो एक काम ये हो सकता है या तो एक काम ये हो सकता है। या तो आप जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, या तो आप जो है वो हाईली यूजिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो बेहतरीन ईज़ ऑफ यूज़ हो, कन्वीनियंस ज़्यादा हो। तो आप ओवरऑल हम जो है ओवरऑल रिक्वायरमेंट को साथ रखते हुए हम बात करेंगे। जैसे हमने केस स्टडी में डिस्कस किया था कि एक जगह जो है कहा जा रहा था कि प्राइवेसी जो है वो एक बड़ा जो है वो एक अहम बिज़नेस गोल है हमारा, और एक जगह ये कहा जा रहा था कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम जो है वो ऑफलाइन मोड पे डाटा को सेव करके रख सकें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका जो डाटा है वो ऑफलाइन मोड पे है, तो वो ईज़िली जो है वो कोई और जो है उसको देख सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए उसके लिए फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो लैग कर जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी डेवलप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम एक पूरी प्रॉब्लम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को हम अचीव कर लें। फिर हमने देखा कि ओवरऑल जैसे तैसे हम जो पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को हम के ऊपर हम काम कर लेते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस कर लेते हैं, और फिर वो दीगर फेजेस, दीगर जो तमाम चीज़ें जो टास्क जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ज़रूरी हैं वो भी अपनी जगह ज़रूरी हैं। फिर उन तमाम चीज़ों के साथ जैसे कि एनालिसिस, नेगोशिएशन एंड ड्राफ्टिंग और स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास जो हम जिस चीज़ पे हम अगर हम देखें तो इन फाइनल वी हैव द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि हमारे पास जो है हमें जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि ये देख रहे होते हैं कि मज़ीद हमें एक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है कि हमें एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो क्या होगा, वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, जिससे इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो ये हमारे पास एक बड़ा मेन टास्क है। और इसके लिए फिर हम बीच में हमने देखा कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम एनालिसिस ज़रूरी है, और फिर हम साथ ही साथ जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर जब हम देखेंगे, जब बात कर रहे होंगे क्रिटिकली, तो साथ ही साथ फिर हम एनालिसिस, नेगोशिएशन और ड्राफ्टिंग, वो तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, वो अपनी जगह हैं। मगर हमारे पास अगर हम देखें तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रॉब्लम एनालिसिस हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक पहुंच सकें, जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा जो मेन गोल है वो यही है कि हम ये देख सकें कि हम इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को फिर हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे एक स्पेसिफिकेशन की सूरत में, और वो स्पेसिफिकेशन एक एग्री अपॉन डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो कि हाँ क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है। तो इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई डिसीजंस लिए जाएंगे, और जिसके ऊपर अगर हम देखें तो मज़ीद जो जितनी भी तमाम चीज़ें हमने जो भी हमने एनालाइज़ किया है और जितनी रिक्वायरमेंट हमने कैप्चर की है, तो खाली रिक्वायरमेंट कैप्चर करना मकसद नहीं है, बल्कि रिक्वायरमेंट को हम मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और उसके अंदर मज़ीद जो है वो जब हम चीज़ों को स्पेसिफाई कर देते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद मज़ीद जो है वो हम कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को देखें, और फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को देखते हुए हम मज़ीद जो इन व्यूज़ को देखते हुए हम जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं या जितनी भी एम्बिगिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ों को हम एलिमिनेट करना शुरू करें, और इस तरीके से हमारे पास जो है एक अच्छा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो चल सकता है। तो ये दो मेन टास्क हमारे पास हैं, एक तो हो गया प्रॉब्लम एनालिसिस, एक ओवरऑल प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, एंड देन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से हम एक लिखी हुई चीज़ के ऊपर हम मज़ीद जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अगर किसी रिक्वायरमेंट के अंदर जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, एम्बिगिटीज़ हैं, वो अनक्लियर है, उसके अलावा उसके अंदर कहीं अगर हम देखते हैं कि वो इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं मज़ीद उसको कंप्लीट होने की ज़रूरत है। तो इस पर भी हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज की थी। तो उसका मकसद यही था कि हमारे पास जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हम
सोच सकें, देख सकें कि हाँ इसके अंदर मज़ीद जो है क्या बेहतरी हो सकती है, या इसके अंदर जो एक डेवलपर या डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें कि क्या उसके नज़रिए में वो उस चीज़ को सही तरीके से जैसे स्पेसिफाई हुआ है, जो मकसद था इसको स्पेसिफाई करने का, वो उस चीज़ मकसद को जो है बेहतर तरीके से समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को जानना जो है वो ज़रूरी है। तो दूसरा जो चीज़ अगर हम देखें तो इस पे ऊपर हमने जैसे पहले शुरू में बात की थी कि एनालिसिस और डिज़ाइन से रिलेटेड हमने बात की थी कि एनालिसिस और डिज़ाइन जो है वो हम कह तो रहे हैं कि हम एनालिसिस करते हैं देन हम डिज़ाइन फेज़ पे जाते हैं, तो मगर अगर हम देखें तो एनालिसिस और डिज़ाइन बिल्कुल फ्रिक्वेंटली जो है वो पैरेलली हो रहा होता है और देयर इज़ नो डिवाइडिंग लाइन बिटवीन देम। तो हम जब एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, मज़ीद फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, फिर मज़ीद डिज़ाइन करते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम जो प्रॉब्लम एनालिसिस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों चीज़ें हम कह तो रहे हैं कि एनालिसिस एक फ़ेज़ है, फिर उसके बाद हम जो है वो एक फ़ेज़ पे आते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, मगर ये बहुत पैरेलल चल रही होती हैं क्योंकि हम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसी को मज़ीद हम उसके ऊपर प्रॉब्लम की उसको मज़ीद हम एनालाइज करके मज़ीद अपनी प्रॉब्लम को और रिफ़ाइन कर रहे होते हैं, या फिर वो जो प्रॉब्लम स्टेटेड प्रॉब्लम है उसके अंदर मज़ीद इनकन्सिस्टेंसीज़ और जो एम्बिगिटीज़ हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को रिमूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल थ्रू आउट द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो एनालिसिस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये कहने को तो हम इसको अलग अलग कह रहे हैं कि यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है देन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, मगर ये चीज़ें बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं और बहुत ही आइटरेटिवली हम जो है इसको जो है वो इसको हम देख रहे होते हैं, इसको हम कर रहे होते हैं। देन अगर हम देखें तो हमारे पास एक ओवरऑल बिग पिक्चर अगर हम देखें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की, तो इन तमाम फेजेस को हम जो है वो मज़ीद जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो हमने एक कंप्लीट पिक्चर अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की देखें तो इसमें सबसे पहला जो फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन का। तो रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमने पहले ही लेक्चर में बात की थी कि इसके सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की हमने जब बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि इसके लिए रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन से पहले हमें ज़रूरी है या हमें इस चीज़ का इनपुट चाहिए होगा किन किन चीज़ों का, तो वो है यूज़र नीड्स, डोमेन इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और एक्सेट्रा जो हमने बातें उसमें की हुई हैं। तो वो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पहला फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, तो जिसके अंदर हम प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हाँ कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हम समझ के मज़ीद रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरफ हम जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिंपली अगर हम देखें तो डायरेक्टली हम जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरफ नहीं जा सकते। इसके लिए हमारे पास एक तमाम जो इनपुट्स हैं ये ज़रूरी हैं कि हम इस चीज़ को जानें कि एक जगह पे जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर बना के देना है उस जगह पे पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज़ क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब अगर हम देखें तो जिस तरह से जो है वो वक्त बदलता जा रहा है और जिस तरीके से हमारे पास जो है वो मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिल के जो है वो काम कर सके। तो यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा हमने देखा कि हमें रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि उसके हिसाब से ही हम रिक्वायरमेंट को गैदर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमने देखा डोमेन इंफॉर्मेशन कि हमें डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर हम मज़ीद जो है वो डोमेन एक्सपर्ट्स की जो है वो राय जो है वो साथ में रखें रिक्वायरमेंट को गैदर करते हुए। तो इन तमाम इनपुट्स के साथ हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन है जिसके अंदर हमने देखा कि तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूइंग एंड देन एलिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड देन फिर हमने देखा कि हम तमाम पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स को देखें, हम देखें कि किस तरीके से मज़ीद जो है वो हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, कितना हद तक हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो काबिल हो, और किस तरीके से हम तमाम जो है वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को भी हम साथ में रखें, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के कंसर्न देखें, कौन सा स्टेक होल्डर है जो कि चाहता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बने, और वो कौन से लोग हैं कि जो शायद ये नहीं चाहते कि ये सॉफ्टवेयर बने, और वो हो सकता है कि वो आपको रिक्वायरमेंट सही रिक्वायरमेंट ना दे रहे हों। तो इन तमाम अगर हम देखें तो अभी आगे चल के हम एक लेक्चर देखेंगे जिसमें हम सोशल फैक्टर्स की बात करेंगे। तो सोशल फैक्टर्स भी हमारे पास कुछ इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन सोशल फैक्टर्स, जिसके अंदर डिफरेंट पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, डिफरेंट तमाम चीज़ों को देखते हुए, और ये तमाम चीज़ों का अगर हम देखें तो हल बहुत हद तक जो है वो डोमेन इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमें डोमेन की सही नॉलेज नहीं होगी तो हमें बहुत आसानी
से कोई जो है वो एक गलत रिक्वायरमेंट दे सकता है, या फिर हमें जो है वो एक प्रोजेक्ट की फेलियर के लिए जो है वो बाइस बन सकता है। तो अगर हमें डोमेन की सही इन्फॉर्मेशन होगी तो हमें पता होगा कि कहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है और कहाँ पे जो है वो एक अपने बेनिफिट के जो है वो रिक्वायरमेंट बताई जा रही हैं, रादर देन कि एक ओवरऑल बिजनेस गोल के बारे में सोचा जा रहा हो। तो रिक्वायरमेंट लिस्टेशन प्रोसेस में हम एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे होते हैं कि हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं। तो वो तमाम हमें एक जो हम कह सकते हैं कि एक पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे जहन में आ जाए कि जिसके ऊपर हम देखें कि हमें फिर आगे मज़ीद जो है वो काम करना हो। तो जब हमें एक कंप्लीट पिक्चर हमारे पास एक क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो है वो जो कंप्लीट पिक्चर हमें क्लियर कर दें, तो अब इस कंप्लीट पिक्चर के लिए अगर हम देखें तो हमने देखा कि हमारे पास जो तमाम ह्यूमन सोशल फैक्टर्स और तमाम चीज़ों को देखने के लिए स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के ऊपर भी हमने बात की थी। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शुरू से जो है स्टेक होल्डर्स को अपने साथ इंगेज करें, ट्रस्ट डेवलप करें, कम्युनिकेट करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा एक न्यू आइडिया होता है और हम उस न्यू आइडिया के साथ जो है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सर्वेस करने की ज़रूरत है, मार्केट स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो रिक्वायरमेंट लिस्टेशन जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फिर इसकी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम जो है वो एक अलग टॉपिक है कि जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट के एक प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उसके हिसाब से जो है हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग मोड्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इंटरव्यू जैसे हमने देखा, तो इंटरव्यू के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, लाइक क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, फास्ट टेक्निक है, और ऑब्जर्वेशन है, एथनोग्राफी है, एंड सो ऑन। वी विल डिस्कस इट लेटर। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो है रिक्वायरमेंट स्टेशन को जो है वो मज़ीद जो है रिक्वायरमेंट एक्विजिशन और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी फेज़ भी कहा जाता है। तो अगर हमारे पास देखा तो हमने देखा कि हमने ओवरऑल जब हम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करके मज़ीद जो है हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनकी एक हायरार्की हमें पता लग जाती है। हम तमाम नॉलेज को जो है वो मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करते हैं और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी की तरफ हम जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट फेज़ जो हमारे पास आता है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम मज़ीद एक एनालिसिस तो हमारे पास बिल्कुल रिक्वायरमेंट स्टेशन से पहले का भी है, जो कि हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी एक एनालिसिस हो रहा है, और एक वो एनालिसिस है जो कि रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हो रहा है। तो ये जो पहले का एनालिसिस था वो प्रॉब्लम के ऊपर था कि आया प्रॉब्लम क्या है। ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब जो रिक्वायरमेंट हमने अभी अभी कैप्चर की है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है ये रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे हम किस तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको शेप दे सकते हैं कि जिसके तहत हम एक सक्सेसफुल रिजल्ट की तरफ पहुँच सकें, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। अपने प्रोजेक्ट के जो भी हमारा प्रोजेक्ट है और जिस मिशन और विजन के साथ ये अलाइंड है, उस मिशन और विजन को हम जो है वो पूरा कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें इस फेज़ का गोल है कि हम मज़ीद जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो उस रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ करें और इसके ऊपर मज़ीद नेगोशिएशन को जारी रखें, कम्युनिकेशन जारी रखें, तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट हम रखें और स्टेक होल्डर से मज़ीद जो है वो उनको लूप में रखते हुए। इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें क्लोजली लूप में रखना है, किसको खाली हमें इन्फॉर्म रखना है और किन को जो है जिनके ऊपर हमें सिर्फ उनको मॉनिटर करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ के ऊपर हमने पहले पिछले लेक्चर्स में हमने बात की। तो इसके साथ हमारे पास जो है अगर हम देखें तो मज़ीद एनालिसिस और नेगोशिएशन में हमारे पास बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके हिसाब से भी हम इसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट तो आ रही है मगर जो साथ में कंस्ट्रेंट्स हैं उनके हिसाब से उसको हम देखें कि जितना टाइम हमें दिया गया है क्या उस टाइम में ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं, जितना बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं बजटरी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वो तमाम चीज़ें मज़ीद जो है वो हम इसके ऊपर एनालिसिस नेगोशिएशन को जारी रखेंगे। फिर एनालिसिस नेगोशिएशन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है कि अब यहाँ पे हमारे पास जब हम नेगोशिएट करते हैं
तो साथ ही साथ हम जो है वो रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ये हमारे पास अगर हम देखें ये भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर, कि अगर हमारे पास जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सिंपल है तो हम जो है नेचुरल लैंग्वेज में जो है वो उसको रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर देंगे और फिर उसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा देखेंगे, रिफाइन करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करके हम एग्रीड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, रिक्वायरमेंट की तरफ जा सकते हैं कुछ हद तक, मगर अगर बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो कुछ प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेस है उसको हम जो है वो उसके ऊपर क्रिटिकली इस पर काम करते हुए हम मज़ीद रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हुए रिक्वायरमेंट को मज़ीद वैलिडेट करेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। और दूसरा अगर हम देखें कि इसकी ये थोड़ा और क्रिटिकल है तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज के बजाय अब यहाँ पे जो है वो बहुत सारी नेचुरल लैंग्वेज डायग्राम्स और डायग्राम्स के साथ ही साथ यहाँ पे जो है बहुत सारी हम कह सकते हैं कि फॉर्मल मेथड्स जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, एक्सियम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, मैथमेटिकल वे में हम जो है वो रिक्वायरमेंट को लिख रहे होंगे। तो वो मज़ीद चीज़ें अगर हम देखें जितना मिशन क्रिटिकल सिस्टम हो सकते हैं या जितने हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर भी हम उतना क्रिटिकली जो है इसको हम फॉलो कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस नेचर की है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में है हम डिफरेंट डायग्राम्स का सहारा ले रहे होंगे और नेचुरल लैंग्वेज का सहारा ले रहे होंगे और कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है वो मैथमेटिकल वे में जो है वो रिक्वायरमेंट्स को लिखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो कंसर्न होगा वो ये होगा कि हम देखें कि हमारे पास जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो हम उसको स्पेसिफाई करें और मज़ीद फिर स्पेसिफाई करने के बाद फिर उसको हम जो एक ड्राफ्ट करने के बाद हम उसको मज़ीद डॉक्यूमेंट करें, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं और देखेंगे कहीं पे कोई चीज़ रह तो नहीं गई और मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट की करेक्टनेस की तरफ हम देखें, रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर है कि नहीं है, एम्बिगुअस तो नहीं है। जो रिटन रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ हम जो है वो फोकस हों और देखें कि ओवरऑल जो रिटन रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीज़ें हम देखें। और इसके अलावा ये जो रिक्वायरमेंट हम कैप्चर कर रहे हैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखें कि डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, तो टेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो यूज़र्स हैं ये वो यूज़र्स हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को बहुत हद तक जो है वो आगे जाके इसको जो है वो इन्हीं लोगों को जो है वो देखना है, लोगों को जो है इसके ऊपर काम करना है। तो इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो इसको मज़ीद अगर हम देखें तो इसके अंदर हम बिल्कुल एक डिटेल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे कि जिसके अंदर हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी हो। अगर ये इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज़ को जो है वो मज़ीद वैलिडेट करने के लिए कि जो रिक्वायरमेंट लिखी गई वो क्या सही लिखी थी या नहीं लिखी थी, तो उस चीज़ को जो है हम फिर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन फेज़ पे हम देखेंगे कि हाँ कि इसके अंदर मज़ीद जो है ये इनकन्सिस्टेंसी है, यहाँ पे जो है मज़ीद जो है रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी और कंप्लीशन की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है वो एम्बिगिटीज़ मौजूद हैं। तो हम अगर हम देखेंगे एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करने के बावजूद जो है वो थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ मसले मसाइल मौजूद हैं, तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम उस चीज़ों को कवर करेंगे और फिर दोबारा से जो है वो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट करने के बाद उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी लिखेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन के बाद ये साइकिल जो है हमारे पास सो एंड सो फोर्थ जो है वो चलती रहेगी जब तक हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज करती चले जाएंगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का जो फेज़ है इसका जो अहम जो मकसद है वो प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना है और तमाम जो है वो इस तरह प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को इस कंडीशन में लेकर आना है कि जिस कंडीशन में वो बाइस बन सके रिक्वायरमेंट जो सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, कि जिसके बेस पे जो है सिस्टम को डेवलप किया जा सके या फिर ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ये यूज़ में आ सके डिज़ाइनर्स के, डेवलपर्स के और टेस्टर्स के। मज़ीद अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया। इसका मकसद ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो किसी एक जगह हो रही है, इस वजह से हमने जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो ओवरऑल द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो हो रही होती है, जिसके अंदर हम अगर हम देखें तो मज़ीद जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं तो हो सकता है कि न्यू रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो साथ में आती चले जाएं। तो यहाँ पे हम मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल भी करेंगे कि रिक्वायरमेंट जो ऐसा ना हो कि हमारे पास हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाए या ऐसी रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाए जिससे पूरा जो है वो एक आर्किटेक्चरल लेवल का जो है वो जो है अगर हम देखें तो एक
डिफरेंस जो है वो पैदा हो रहा है और कोई डिफरेंट हमारे पास जो है हम देखें कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा सकता है, तो हम मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे तमाम रिक्वायरमेंट्स को, और जो जो चेंज हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हो रहा है तो उसकी जो तमाम मैनेजमेंट है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक ओवरऑल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो है वो हम साथ में कर रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को देखा काफ़ी क्रिटिकली कि हमारे पास जो है वो तमाम फेस जो है वो हर फेस का एक अपना काम है, और मज़ीद हम जो है हर फेस को चाहे वो रिक्वायरमेंट स्टेशन हो या रिक्वायरमेंट एनालिसिस नेगोशिएशन हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हो, तो उसके ऊपर हम अपनी आइंदा जो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर भी हम मज़ीद इनके ऊपर बात करेंगे।